हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव एक्शन के बारे में। अफर्मेटिव एक्शन क्या है? आपके मन में पहला सवाल ये आया होगा। वो समझने से पहले ये देखो कि क्यों पढ़ना है। ब्रॉड टॉपिक क्या है हमारा कि हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। अब हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी और हाउ कैन वी परस्यू इक्वालिटी, तो उसमें आपको तीन तरीके बताएं आपकी बुक में। तरीके हजारों हैं, हम तीन पढ़ेंगे। तो पहला तरीका क्या दिखा आपने कि बाय स्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। आप फॉर्मली इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर दो, इक्वालिटी आ जाएगी। इनइक्वालिटी को फॉर्मली खत्म कर दो, इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर दो। बढ़िया तरीका है, सुनने में अच्छा लगा। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ बाय लॉ इक्वालिटी ले आना अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना होगा। ये सेकंड पॉइंट हमने पिछले वीडियो में देखा। अब वो जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात की गई है, तो उस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में, जैसे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या कि कोई विकलांग है, अगर कोई व्हीलचेयर पे है तो उसको आपको अलग तरह से ट्रीट करना होगा। गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? ठीक है, गवर्नमेंट ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कैसे दे सकती है? जो अनइक्वल दिख रहे हैं आपको या फिर जो डिप्राइव्ड है उन्हें गवर्नमेंट कैसे डिफरेंशियली ट्रीट कर सकती है? तो गवर्नमेंट डू दिस बाय टेकिंग अफर्मेटिव स्टेप्स और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस। सवाल, अफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं? ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई ना? तो आपको यह समझ में आ गया कि अफर्मेटिव एक्शंस क्यों लेना है। अब आप ये समझो कि अफर्मेटिव एक्शंस क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एक अफर्मेटिव एक्शन क्या है कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रही है। अब देखने में क्या लगता है कि रिजर्वेशन एक तरह से क्या है, वो तो इनइक्वालिटी हो गई सर, कि कुछ कैटेगरी के जो मतलब कुछ कैटेगरी के जो लोग हैं, जैसे आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करोगे, तो उन्हें क्या दिया जा रहा है, उन्हें कम मार्क्स पे भी वो कॉलेज मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, और जनरल कैटेगरी के इंसान को नहीं मिलती है। तो ये तो इनइक्वालिटी हो गई है। इससे आप अफर्मेटिव एक्शन कैसे बोल रहे हैं? ठीक है, इससे इक्वालिटी कैसे प्रमोट होती है? डाउट आता है ना बहुत सारा मन में। सारी चीजों को भी समझेंगे, गवर्नमेंट कैसे अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, उससे जुड़े हुए और जो डायमेंशंस हैं वो सारे मैं आपको समझाने वाला हूं। मजा आएगा इस वीडियो लेक्चर में। फाइन, देखो अब क्या है। तो इट इज नॉट सफिशिएंट टू स्टैब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ। बाय लॉ आपने कानून पास कर दिया, अनटचेबिलिटी आज से खत्म, बैन। ठीक है, तो वो क्या है, लीगल हर्डल जो था, या फिर कह सकते हैं कि फॉर्मली आपने इक्वालिटी स्टैब्लिश कर दी है, लेकिन इट इज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ। बताया था मैंने पहले भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जैसे देखोगे तो सोसाइटी लेवल पे क्या है कि आपने अनटचेबिलिटी तो खत्म कर दी है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जो अनटचेबल्स थे वो एकदम से सब बराबर में आ जाएंगे, उनके पास भी उतनी ही जमीन आ जाएगी, उनके पास उतनी ही कह सकते हैं एजुकेशन, मतलब एजुकेशनल स्टेटस जो है उस कैटेगरी का, वो भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, एक तरह से मैं बताता हूं। देखो कि यहां पे जैसे हम देखेंगे कि सोसाइटी का एक सेक्शन जो है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट है। ठीक है, अब एक सेक्शन जो सोसाइटी का क्या था, सो कॉल्ड लोअर कास्ट है। ठीक, तो आपने क्या कर दिया कि ये इनके ऊपर जो डोमिनेशन बनाए रखे हुए थे अभी तक फॉर्मली, तो बाय लॉ ने उस डोमिनेशन को खत्म कर दिया। लेकिन सिचुएशन क्या है कि अब वो डोमिनेशन हट गया है, डोमिनेशन हट गया, लेकिन ये लोग तो आज भी नीचे ही है ना, इन्हें ऊपर भी तो लाओ। अब जब ये यहां पे आ जाएंगे तब बराबरी होगी। ठीक है, तब आप इक्वालिटी की बात करोगे। अभी तो वो वैसे ही अनइक्वल है, आगे समझ में, वैसे ही अनइक्वल है। क्लियर हुआ? तो बात वही होती है कि सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ से सेट कर देना सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए आपको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और इसीलिए गवर्नमेंट अफर्मेटिव एक्शन लेती है कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, ठीक है, जो एक लंबे समय तक परेशान रहा है, प्रताड़ित रहा है, उसको बराबरी पे लाया जाए पहले। ठीक है, तो देयरफॉर अफर्मेटिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड। समझ आया? ठीक है, तो अब क्या होता है, सम इनइक्वालिटीज आर डीपली रूटेड इन दी सोसाइटी। वैसे जो बताया मैंने आपको कि कास्ट के बेसिस पे जो डिवीजन था, जो इनइक्वालिटीज थी कि अपर कास्ट के लोगों के पास धनाढ्य थे, पैसा था, संपत्ति थी, सारी चीजें थी जब इंडिपेंडेंस मिली हमें, तब की बात बता रहा हूं। ठीक है, लोअर कास्ट के लोग बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड थे जब इंडिपेंडेंस मिली तब। ठीक, तो क्योंकि कास्ट सिस्टम जो था बहुत डीपली रूटेड था, तो देयरफॉर एन एक्स्ट्रा एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन वाज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दी क्युमुलेटिव एफर्ट्स ऑफ पास्ट इनइक्वालिटीज। देखो गहराई समझना, हाँ, बहुत हद तक क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है। मैं आपको जो बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को, रिजर्वेशन हमारा मतलब एग्जांपल पूरे टॉपिक को समझने में आपकी मदद करेगा कि गवर्नमेंट ने कह सकते हैं कि क्यों रिजर्वेशन दिया होगा इंडिपेंडेंस के बाद में। तो उसका कारण यह है कि क्योंकि पास्ट इनइक्वालिटीज जो थी ना, वो बहुत ग्लैरिंग थी, हम कह सकते हैं कि वो डीपली रूटेड थी। अब क्या हुआ कि आपने देश तो आजाद कर दिया, लेकिन जो मानसिकता थी, लोग उससे आजाद थोड़ी ना हुए थे। ठीक, तो इसीलिए क्या था कि बाय लॉ आपने अनटचेबिलिटी खत्म कर दी, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। लेकिन आपको क्या करना होगा कि जो पास्ट इनइक्वालिटीज थी उनको सिस्टमैटिक वे में अगर खत्म करना है तो गवर्नमेंट को कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लेना होंगे। ठीक है, क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा गवर्नमेंट को कि जो डिप्राइव्ड है उन्हें बराबरी पे तो लाया जाए पहले। ठीक है,
तो उस तरह से ये बात बताई गई। जैसे अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझना। हाँ, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि क्या होता है कि एक माँ है, माँ के 4 बेटे हैं। तो अब 4 बेटों में जो चौथे नंबर का बेटा है, तो वो क्या है, वो एक तरह से कह सकते हैं वो कमजोर है, खाना वाना नहीं खाता है, वो मानसिक रूप से भी थोड़ा सा कमजोर है। तो ये स्वाभाविक है कि 3 की चिंता मां को कम रहेगी, चौथे की ज्यादा रहेगी ना। तो उसी तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने देखा होगा कि आप अनटचेबिलिटी वगैरह सबको समान तो कर दिया बाय लॉ, लेकिन जो डिप्राइव्ड है उनकी चिंता आपको थोड़ी ज्यादा करना होगी, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना होगा, अफर्मेटिव एक्शंस लेना होगा, ताकि जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती थी उनसे टूट के वो बराबर के इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ सके। आ गए समझ में? तो एग्जांपल्स तो बहुत सारे दे दिए आपको, क्लियर हो गया ना। तो फिर क्या होता है, जैसे अगर हम आगे देखें कि अफर्मेटिव एक्शन ऑन ग्राउंड कैसे हुआ, क्या क्या अफर्मेटिव स्टेप्स लिए गए, क्या एक्शन लिए गए। तो जैसे प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटीज ऑफ डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि सभी को समान अधिकार है शिक्षा का, ठीक है, सभी को समान अधिकार है शिक्षा का। अब क्या होता है कि वही इक्वालिटी आ गई है कि सभी को एजुकेशन मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत तो वही आ रही ना कि अपर कास्ट के लोगों के पास क्योंकि उस समय पे पैसा था तो वो एजुकेशन ले पाएंगे, लोअर कास्ट के लोग क्या है जो एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो सोसाइटी का जो डिप्राइव्ड सेक्शन था एक, ठीक, वो क्या रह जाएगा, वो एजुकेशन, आपने बाय लॉ तो बोल दिया सभी को एजुकेशन मिल सकता है, लेकिन वो कैसे लेंगे क्योंकि उनके पास तो पैसा ही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने फिर एक अफर्मेटिव स्टेप लिया। क्या लिया कि गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप और हॉस्टल्स फैसिलिटी प्रोवाइड करी, ताकि क्या हो, ताकि अपर कास्ट जो रिलेटिवली क्या था, रिच था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जो रिलेटिवली क्या था, इन्फ्लुएंशियल था, वो जब जिस तरह से एजुकेशन ले रहा है अपने पैसों पे, और जो लोअर कास्ट जिनके पास पैसे नहीं थे तो उनको थोड़ा सा क्या दिया जाए, एक्स्ट्रा स्टेप, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बराबर प्लेटफॉर्म पे ला दिया जाए, उनके लिए हॉस्टल्स बना दिए जाए, उनके लिए क्या कर दिया जाए, स्कॉलरशिप दे दी जाए, ताकि वो भी पढ़ सके। देखो हर चीज के 2 डायमेंशन होते हैं, एक तो बाय थ्योरी, ठीक है, आप जो थ्योरी में पढ़ते हो वो एक डायमेंशन होता है, और एक होता है प्रैक्टिकलिटी वाला, कि मतलब प्रैक्टिकली वो चीज जो आप पढ़ रहे हो वैसी है कि नहीं है, ठीक है। तो वही यहां पे कहानी रहेगी, आपने क्या कह सकते हैं कि बाय लॉ तो इक्वालिटी स्टैब्लिश कर दी थी, लेकिन उसको प्रैक्टिकलिटी को जब देखा गया ना ऑन ग्राउंड, तो क्या हुआ, दिक्कतें गई। जैसे अभी आप एग्जांपल आगे एक विमेन का भी देखोगे, आपने विमेन को इक्वालिटी तो दे दी, लेकिन विमेन को प्रैक्टिकली कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा जब वो, जैसे आपने क्या बोल दिया कि मेन और विमेन जो है इक्वल फुटिंग पे काम कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी वैल्यू एक मेल की होती है उतनी फीमेल की भी होगी। लेकिन आप ये देखो कि फीमेल जब उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाती है तो उसको जो कंपीट करना है मेल के साथ में इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज, वो तो है ही है, बाकी दूसरी समस्याएं भी तो कितनी सारी होती है। जैसे दूसरी समस्याएं क्या होती है, घर, डबल बर्डन मैंने आपको भी बताया था कि घर भी संभालना है, वो काम भी संभालना है, तो इस तरह से आपको चीजों को देखना होगा। तो इसीलिए उनके लिए अफर्मेटिव एक्शंस भी होना चाहिए, अफर्मेटिव स्टेप्स भी लिए जाना चाहिए। क्लियर हुआ ये? चलो, तो और भी एग्जांपल देते रहूंगा मैं आपको आगे। तो अफर्मेटिव एक्शंस ऑन ग्राउंड क्या है, तो प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग ऑन द फैसिलिटीज ऑफ डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, ताकि वो भी एजुकेशन ले पाए। कंसिडरेशन ऑफ एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स, जैसे रिजर्वेशन का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, कि रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो लोग कैपेबल नहीं थे उस टाइम पीरियड में उतने कि वो इक्वल फुटिंग पे एक ऐसे इंसान के साथ में जिसने अच्छा एजुकेशन प्राप्त किया उसके साथ में कंपीट करके उससे ज्यादा नंबर ला पाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि अब एक एग्जाम है, मान लो एक एग्जाम में क्या है, 2 सीट है, ठीक है, एक एग्जाम में 2 सीट है, बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, तो क्या होता है कि एक तो कह सकते हैं ऐसा बच्चा जिसने बहुत अच्छी जगह से एजुकेशन लिया है, जो जिसके पास स्किल्स है, सब कुछ है। एक बच्चा ऐसा है कि वो चाहता है कि वो भी कुछ अच्छा करे, लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं था सही, ठीक है, पैसा नहीं था तो अच्छी ट्यूशन नहीं ले पाया, सारी चीजें समस्याएं उसके साथ, ठीक है। अब क्या होगा, जब दोनों एग्जाम में बैठेंगे तो दिखती बात है इस बच्चे के पास में, ठीक है, इस बच्चे के पास में एज है। एज कैसी है कि उसके पास सारी फैसिलिटीज होते हुए उसके पास स्किल्स, नॉलेज, सब कुछ इस बच्चे से ज्यादा होगा। अब ये बच्चा डिप्राइव्ड क्यों रह गया है, क्योंकि उसे वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाई है। अब आप बोलोगे कि दोनों को सेम ही नंबर लाना रहेंगे तो दिखती बात है कि इसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन आप यहां कह दोगे कि इसे 100 में से 80 लाना है और इसे 100 में से 70 लाना है, तो क्या हो जाएगा कि तो थोड़ा जस्टिफाइड लगेगा कि 10 नंबर इसलिए कम कर दिए क्योंकि आप क्या है, आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि आप इस बच्चे के बराबर लेवल पे आ पाओ। आया ना समझ में? तो ये क्राइटेरिया सोचा गया था उस टाइम पीरियड में, क्योंकि उस टाइम पे जब रिजर्वेशन दिया गया तो सोसाइटी की पोजीशन वो थी। अब लड़ाई ये होती कि गुड और बैड, तो मैं आपको बहुत अच्छा एक सीधा सटीक सा एग्जांपल दे देता हूं कि इक्वालिटी की जो आप अभी तक जितना इक्वालिटी आप थ्योरी में पढ़ के आए हो ना, वो क्या है, इक्वालिटी का हमेशा मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि सभी को इक्वली ट्रीट करना, आपको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना होगा, ठीक है। इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जो एक समान है, बराबर है,
जैसे व्हीलचेयर वाले, तो अगर सभी व्हीलचेयर वाले हैं तो सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन कोई व्हीलचेयर वाला और कोई दोनों पैरों पे खड़ा है मजबूत अपने, ठीक है, तो उनके बीच में क्या है, ये अनइक्वल्स हो गए ना, तो अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो अब इनका अनइक्वल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, इन्हें थोड़ा फेवर देना पड़ेगा जो व्हीलचेयर पे हैं। आगे समझ में, ठीक है। तो गुड और बैड, तो वो अब अपने आप में बोल सकते हो कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना अपने आप में सही है, लेकिन क्या होता है, बट इट इज सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल डिबेट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। मैं भी बताता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिबेटेबल इशू है ना वो। रिजर्वेशन 70 साल से ऊपर हो गया है देश को आजाद हो, लेकिन आज भी क्या होता है, उस चीज पे बहस चलती रहती है कि सही या गलत है। तो जो क्रिटिक्स हैं, जो क्या कह सकते हैं, इसके अगेंस्ट में बोलते हैं, उनके पास अपनी एक अलग आर्ग्यूमेंट है, और एक डायमेंशन से देखो उनके आर्ग्यूमेंट भी सही है, ठीक है। अभी आपको क्लियर होगी, देखो क्या है। तो अब वही आता है कि आप अफर्मेटिव एक्शंस वाली जो पॉलिसीज होती है, जैसे आप रिजर्वेशन दे रहे हो, आप स्कॉलरशिप और हॉस्टल्स दे रहे हो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज को, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को, तो इन तरह की पॉलिसीज को डिफेंड कैसे किया जा सकता है, मतलब क्या बोल के जस्टिफाइड, मतलब इन्हें आप जस्टिफाई कैसे करोगे, ठीक है। तो सर्टेन ग्रुप्स हैव बीन विक्टिम्स ऑफ सोशल प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये अब आपको पता है कि जिन लोगों को ये फैसिलिटीज दी जा रही है, दे हैव बीन विक्टिम्स ऑफ सोशल प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक लंबे समय से। जैसे आप देखोगे शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, तो उन लोगों को एक लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसा कि उनके पास में किसी चीज को पाने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। जैसे हम एजुकेशन के टर्म्स में अगर बात करें, तो यही हुआ ना कि शेड्यूल कास्ट का जो इंसान था इंडिपेंडेंस के पहले, उसे इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था कि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी कि वो एजुकेशन ले सके, ठीक है। ही और शी वाज ऑलवेज बीइंग डिनाइड, उन्हें मना कर दिया जाता था। अब क्या होता है कि जब देश आजाद हो गया, तो अब क्या है, अब दिक्कत तो वही है ना कि आप बाय लॉ तो खत्म कर दोगे चीजें, लेकिन जो एग्जिस्टेंस उस समय, मतलब सोसाइटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर तो अनइक्वल ही था, ठीक है। तो दे कैन नॉट बी इमीडिएटली एक्सपेक्टेड टू कंपीट विद अदर्स ऑन इक्वल टर्म्स। और अब आप क्या हुआ कि इमीडिएटली आप एक्सपेक्ट कर लो कि बस अब देश आजाद हो गया, अब सब इक्वल रहेंगे, किसी को कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, इसमें आप एक तरह से वही जो पहले कह सकते हैं कि फॉर्मली चल रहा था अनइक्वलिटी, आपने उसको फॉर्मली डिनाई तो कर दिया, लेकिन आगे जाके वो जो अनइक्वल रह गए थे वो बराबर कैसे आएंगे। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम इमीडिएटली टू कंपीट विथ द नॉर्मल्स। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको और अच्छा देता हूं। आपने क्या किया, आपने एक बिजनेस चालू किया, ठीक है, आपका ये देश था, आपने देश में क्या चालू किया, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट किया, आप मोबाइल बनाओगे, ठीक। अब क्या, और आप मोबाइल क्यों बनाना चाह रहे हो, आप ये बनाना चाह रहे हो कि हम अपने देश की भी कोई इंडिजीनियस कंपनी हो, ठीक है। समझना, 10th में इकोनॉमिक्स में आपने ट्रेड बैरियर वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना, उससे मैं आपको थोड़ा रिलेट करवाता हूं। तो क्या होता है कि आपने सोचा मैं अपने देश के लिए खुद मोबाइल बनाऊंगा। अब आपने छोटी फैक्ट्री लगाई ही थी, और बाहर से कोई बड़ा सा बिजनेस जायंट, जैसे हम क्या कह सकते हैं कि ठीक है, बड़ा सा कोई एक बिजनेस जायंट जैसे एप्पल, ठीक है, अब वो एप्पल संतरे जैसा दिख रहा है, लेकिन समझ लो, तो वो एप्पल आता है, क्या करता है, आपकी कंपनी के साथ में कंपीट करेगा। आप कंपीट कर पाओगे नहीं, ठीक है। अगर हाँ, यही चीज क्या होती है कि आप 10-20 साल तक अपना बिजनेस, 10 साल 5 साल अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, उसके बाद में आपसे कहा जाता कि आप कंपीट करो, तो तब आप उस पोजीशन में रहते कि आप कंपीट कर सकते थे। आगे समझ में, तो वही चीज है कि आप इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जो थोड़ा सा वीकर पोजीशन में, उससे कि वो कंपीट करे इक्वल फुटिंग पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये वही कहानी है कि इसी के लिए जब अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट जस्टिफाई करती थी अपने एक्शंस को, क्या बोल के कि भैया ये एक लंबे समय तक डिप्राइव्ड रहे, इसलिए वो वीक हो गया सेक्शन, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, ठीक है, विमेन हो गया, तो ये सेक्शन क्या रह गया है, ये विक्टिम रहा है, ये वीक है, ठीक है, दे हैव बीन डिनाइड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो उसी के चलते हम उनसे इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इक्वल फुटिंग पे क्या करे, कंपीट करे। देयरफॉर सम अफर्मेटिव एक्शंस or an extra step, extra effort was required for their upliftment. So therefore we can say, therefore an egalitarian and just society special protection should be given, ठीक है। अगर आप ऐसी एक egalitarian और just society चाहते हो, egalitarian मतलब क्या है, जहां पे सब समान रहे, सब अच्छा रहे, ठीक है, सब राजी खुशी रहे, और एक justified society, एक just society चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ special protection in the form of affirmative actions देना होंगे। आ गया ना समझ में। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई है। देखो, क्योंकि क्या है कि ये थ्योरी ऐसी चीज है ना कि हम उसे एक डायमेंशन से देखते हैं। एक डायमेंशन से कैसे, हम मतलब एक साइड पे चले जाते हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो आप बोलोगे रिजर्वेशन अच्छा ही अच्छा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आप बोलोगे रिजर्वेशन गंदा ही गंदा है। क्यों? क्योंकि रीजन नहीं दिया गया है ना कभी। हम क्या मान के चलते आए हैं बस कि जैसे भेड़ चाल नहीं चलते हैं, रीजन के बिना हमने क्या करते चले गए, उस चीज को एक्सेप्ट करते चले गए। तो वो आपको क्लियरिटी यहां पे उस चीज की होना चाहिए।
अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लैरिटी मिल गई है थोड़ी सी। तो स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी टेम्पररी और टाइम बाउंड मेजर। ये चीज समझो, ठीक है, ये चीज जो है, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग जो क्रिटिक्स है ना, वो अपना आर्ग्यूमेंट इसी पॉइंट पे रखते हैं। क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो एप्पल कंपनी जब आएगी ना, तो वो जो छोटा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर नहीं सर्वाइव कर पाएगा, नहीं टक्कर दे पाएगा उसको। लेकिन अब मान लो 10 साल हो गए ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को भी, इसने अपनी एक कंपनी बना ली, मान लो इसने अपनी कंपनी ऑरेंज बना ली, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब तो आप दोनों को कंपीट करने दो, ठीक है। कब तक प्रोटेक्ट करके रखोगे? एक बच्चा छोटा रहता है तब उसको बचा बचा के रखते हैं पेरेंट्स की, कहीं रोड पे ना चले जाए, कहीं गिर ना चले जाए, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि एक टाइम तक आपको पूरी कंसिडरेशन दी जाती है, उसके बाद में कभी तो आप अपने पैर पे खड़े होगे ना। तो वही चीज यहां पे बताई गई कि अफर्मेटिव एक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, इज एक्सपेक्टेड टू बी टेम्पररी और टाइम बाउंड मेजर, ठीक है। टाइम बाउंड मेजर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उतने टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है वो अपने आप को क्या कर लेगा, मजबूत कर लेगा। अब दिक्कत यहां पे वही आती है, रिजर्वेशन की जो कहानी है, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि लोग बोलते हैं कि अब तो जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिनेरियो था अब वो थोड़ी ना है। अब तो ऐसा हो गया उल्टा कि जनरल कैटेगरी के लोग गरीब हो गए हैं, गरीब हो गए इन द सेंस कि फैसिलिटीज के अभाव में नौकरियां नहीं मिल रही, सारी चीजें नहीं है, पावर में नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि अब तो इन्हें रिजर्वेशन देने की बारी आ गई है, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, स्टिल मेनी थियोरिस्ट आर्ग्यू अगेंस्ट देम। तो ये जो पूरा सिस्टम था, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो पूरा आर्ग्यूमेंट रहा है अफर्मेटिव एक्शन का, जो मैंने अभी तक आपको बताया कि क्यों अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, तो बहुत सारे थ्योरिस्ट अब क्या करने लगे, दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग अगेंस्ट दीज अफर्मेटिव एक्शंस। और पहले से ही अफर्मेटिव एक्शंस जो थे कि एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जाए, एक्स्ट्रा फेवर दिया जाए, उसके अगेंस्ट में थे। क्या आर्ग्यूमेंट रहती थी थ्योरिस्ट की, वो समझो। तो वेदर ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली कैन एवर लीड टू ग्रेटर इक्वालिटी। इन लोगों का यह कहना था कि आप लोगों को अलग अलग तरह से डिफरेंशियली ट्रीट करोगे तो इससे कभी इक्वालिटी नहीं आ पाएगी। कैसे? जैसे थ्योरी समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। क्या मतलब जो क्रिटिक्स होते थे वो ये बोलते थे कि क्या हो रहा है, हाँ, क्रिटिक्स कहते थे कि ये हो रहा है, जैसे एक ऊपर इंसान था, मतलब इसे कह लेते हैं हम अपर कास्ट का इंसान था, ठीक है, एक ये लोअर कास्ट का इंसान था, ये लोअर कास्ट का इंसान हो गया, ये अपर कास्ट का इंसान हो गया। अब क्या कह रहे हैं आप, तो अब आप कह रहे हैं कि आपने इन्हें बराबर, ये इक्वल प्लेटफॉर्म यहां होगा ना, तो इन्हें बराबर लाने के लिए आपने क्या कर दिया, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिए। अब स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिए, ये बराबर पे आ गए, ठीक है, बधाई हो, ये बराबर पे आ गए। अब क्या होगा, लेकिन अभी भी कोई सेक्शन ऐसा रह जाएगा जो नीचे है, ठीक है। तो अब अभी भी क्या है, स्पेशल ट्रीटमेंट्स चलते रहेंगे, जो कह सकते हैं डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो चलता रहेगा। तो अब क्या होगा कि ये इंसान को स्पेशल ट्रीटमेंट मिले या फिर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले तो वो जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन ये इंसान तो बराबर पोजीशन पे आ गया है। अब अगर ये अभी भी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेगा तो जैसे क्या होता है कि कह सकते हैं कि नंबर लाने की बात होती है एग्जाम में, समझ लो, ठीक है, किसी एग्जाम में नंबर लाके इतने पे जॉब मिल जाएगी, तो इस इंसान को कम नंबर लाना हो तो जस्टिफाइड है, चलो, क्यों? क्योंकि इससे वो कंपीट नहीं कर पाएगा। लेकिन वही फायदा जब ये इंसान भी उठाएगा तो ये दोनों तो अब तो इक्वल फुटिंग पे थे ना, अब लेकिन जब ये कम नंबर पे लाएगा, अगर मतलब कम नंबर पे क्वालिफाई कर जाएगा तो ये तो और आगे निकल गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि आप एक तरह का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है कि इनको अब एक्स्ट्रा फेवर मिल गया ना, आगे समझ में। तो ये जो है इस आर्गुमेंट पे क्रिटिक्स जो है क्रिटिसाइज करते हैं अफर्मेटिव एक्शन को, कि अफर्मेटिव एक्शन जो है कि अगर आप लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करोगे तो वो कभी इक्वालिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक टाइम्स पे जिन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया गया वो आगे हो जाएंगे, ठीक है, और फिर आपको अब इन्हें इनके बारे में सोचना पड़ेगा। आगे समझ में, ये कहानी रही है। तो यहां पे वही बताया गया, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कि इस इंसान को एक्स्ट्रा थोड़े से क्या दिया जाए, एक्स्ट्रा एडवांटेजेस दिया जाए, कुछ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो उसका, ठीक है, तो उसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता था। भेदभाव हो रहा है लेकिन उसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता था। तो इस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को क्यों क्रिटिसाइज किया, देखो, तो इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। मैंने आपको वही बताया, ठीक है, ये एक तरह का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, जिसके चलते क्या है कि जो इंसान, जिस इंसान को आपने कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए आपने क्या दिया था, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया था, एक्स्ट्रा फेवर्स दिए थे, वो इंसान एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा कि वो एक तरह से दूसरे सेक्शन को डिस्क्रिमिनेट करने लगेगा। तो इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहा गया, जैसे रिजर्वेशन एंड एजुकेशन, जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। आशा करता हूं कि चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ आ रही है आपको कि किस तरह से जो समस्या है वो बड़ी गंभीर है, ठीक है। तो क्रिटिक्स भी क्या कर रहे हैं, उसको वैलिड आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है। आज हो ही वही रहा है ना, आज लोग रिजर्वेशन को, अब मैं आपको प्रेजेंट सिनेरियो की बात करता हूं, अभी तक जो हम देख रहे थे कि जस्टिफाइड क्यों है अफर्मेटिव एक्शन, वो हमने देखा था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में जो सिचुएशन थी उस हिसाब से अफर्मेटिव एक्शंस जस्टिफाइड है।
लेकिन अगर आज की बात की जाए कि आज अफर्मेटिव एक्शन जस्टिफाइड है कि नहीं है, तो लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं पता है? लोग यही कहते हैं कि जो वेल ऑफ सेक्शन है सोसाइटी का, ठीक है, जो मतलब सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो अब वेल ऑफ है, वो अब इक्वल फुटिंग पे है। हो सकता है वो जनरल कैटेगरी के इंसान से भी बेहतर पोजीशन में हो, लेकिन क्या है, वो उन अफर्मेटिव एक्शंस का इस्तेमाल उठा के और आगे आ जा रहे हैं, तो एक तरह का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आया ना समझ में? वो तो एक तरह का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक, तो इक्वेलिटी क्या होती है? इक्वेलिटी दैट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इक्वेलिटी ये होती है कि सभी पर्सन को अलाइक ट्रीट किया जाए। तो जो क्रिटिक्स हैं, ठीक है, जो इस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि इक्वालिटी का मतलब सिर्फ यही होना चाहिए कि सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाए, एंड देयरफॉर देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन। कास्ट और कलर के बेसिस पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जब आप क्या कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इक्वालिटी स्टैब्लिश हो, सभी को एक तरह से ट्रीट किया जाए, तो आप क्या बोलो, आप किसी तरह की कैटेगरी मत बनाओ। तो वो गवर्नमेंट से बोलते हैं कि गवर्नमेंट खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, जो अलग अलग कैटेगरी बना दे रही है। ठीक है, तो कुछ क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि इक्वालिटी का मतलब सब इक्वल, तो फिर सब इक्वल होना चाहिए, कोई कैटेगरी मत बनाओ। देयरफॉर देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन, कोई डिस्टिंक्शन ही मत बनाओ, अपने आप सोसाइटी इक्वल हो जाएगी। अपने अपना हिसाब से लोग प्रैक्टिस करेंगे, अपने अपने हिसाब से मेहनत करेंगे, आगे आते चले जाएंगे। ठीक है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? ये मैंने आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि एक ग्रुप जो था वो क्या बोलता था, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट सही है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी उस आर्ग्यूमेंट को फॉलो करते हुए ही अफर्मेटिव एक्शंस डाले। एक ग्रुप फिर बाद में बोलने लगा क्या कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट सही नहीं, उससे सोसाइटी और डिवाइड ही हो जाएगी। ठीक है, इक्वालिटी जो आप चाह रहे हो, तो वो इक्वालिटी इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट रखे हैं। अब आप क्या कह सकते हैं ना कि आशा मेरी आशाओं से देख रहे होंगे कि सर बताओ सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, सही क्या है, गलत क्या है, तो वो डिबेटेबल इशू है। सिर्फ मेरे कह देने से चीजें नहीं बदल जाएगी ना। आज भी लोग डिबेट इसी मुद्दे पे करते हैं, और आपको भी डिबेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिबेट जब करोगे तभी तो, जैसे क्या होता है, मंथन जो हुआ था समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन में जब मंथन हुआ ना एक तरह से, तभी तो नई नई चीजें निकल के आई है ना। तो सारे ही पॉइंट वैलिड है। अगर आप अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए उन आर्ग्यूमेंट्स को देखोगे वो भी वैलिड है। अफर्मेटिव एक्शंस क्यों नहीं होना चाहिए, उन आर्ग्यूमेंट्स को देखोगे तो वो भी वैलिड है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए अफर्मेटिव एक्शंस, ये वाले आर्ग्यूमेंट्स वैलिड ऐसे लगते हैं कि जो लोग इन्फ्लुएंशियल है, जो कह सकते हैं कैपेबल है, वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप हटा दोगे तो फिर जो जिन्हें सच में जरूरत है उनका क्या होगा? तो हमें हमारी पॉलिसीज को, हमारी थिंकिंग को रीओरिएंट करना होगा, फिर से सोचना होगा, जीरो से सोचना होगा, नए तरीके निकालने होंगे। ठीक है, और नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अब आपको जरूरत है तो फिर कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होना चाहिए। क्लियर हुआ ये? चलो, तो अब देखो क्या है, अगर इक्वालिटी की बात करते हैं हम, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे इक्वालिटी ला सकती है, तो गवर्नमेंट को दो चीजों में डिस्टिंक्शन करना होगा। क्या कि एक तो गवर्नमेंट इक्वालिटी गवर्नमेंट के लिए क्या होगी कि गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गवर्नमेंट हमेशा यह ध्यान रखे कि गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाएगी, ठीक है, उसमें इक्वालिटी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और इक्वल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। समझ रहे हो कि गवर्नमेंट के सामने चैलेंज हमेशा ही रहता है कि गवर्नमेंट इक्वालिटी स्टैब्लिश करे, तो वो जो भी पॉलिसीज बनाएगी, उन पॉलिसीज को इक्वालिटी का प्रिंसिपल ही गाइड करना चाहिए। और वो जब इक्वालिटी का प्रिंसिपल गाइड करना चाहिए, तो उसको यह भी ध्यान रखना होगा कि वो लॉ बनाते समय इंडिविजुअल इक्वालिटी पे भी ध्यान दे थोड़ा। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ये एग्जांपल लेते हैं हम। इस एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूं। देखो कि व्हाई अफर्मेटिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि आप सोसाइटी को जब पूरा इन जनरल देखने की, समझने की कोशिश करते हो, तो अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट इज देयर ड्यू। व्हाट इज देयर ड्यू मतलब क्या है कि अगर हम पुराने समय में जाके देखते हैं, पुराने समय मतलब क्या है कि जब इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था? उस टाइम पीरियड में जैसे आप देखोगे तो जो लोअर स्ट्रेटा था सोसाइटी का, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये जो कैटेगरी थी, तो दे आर कह सकते हैं डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट इज देयर ड्यू। ठीक है, जो उनका उधार था वो उससे वंचित है। कैसे कि उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया था ना ब्रिटिश राज में कि वो पढ़ पाए, सारी चीजें कर पाए। और उसके बाद में क्या है कि जब मेन स्ट्रीम में उन्हें धक्का दिया गया, मेन स्ट्रीम में धक्का दिया गया मतलब क्या है कि जब इंडिपेंडेंस मिल गई, अब सभी को एक साथ आगे बढ़ना है, तो एक साथ आगे बढ़ना, तो एक आदमी जो लकड़ी के सहारे चलता था, एक दोनों पैरों पे चलता था, तो वो दिखती बात है कि एक साथ आगे जब आप दोनों को छोड़ोगे भी ना, तो जो लकड़ी के सहारे चलता है वो धीरे धीरे ही चल पाएगा। ठीक है, और तो उसके चलते क्या है कि इनइक्वालिटीज आना तय है। तो इनइक्वालिटीज आज एग्जिस्ट करती है, जैसे इनइक्वालिटीज इन स्कूल एजुकेशन आर ग्लेरिंग। आप अगर एजुकेशन और हेल्थ केयर के एग्जांपल से समझोगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि स्कूल एजुकेशन की जब आप बात करते हैं तो इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है। कैसे कि एक सेक्शन जो है तो उनके पास में एक्सेस ही नहीं है, कोई पढ़ पा रहा है, कोई नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है,
डिफरेंस इन दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब जो पढ़ भी रहे हैं तो एक कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी, और कोई एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो वो जिस तरह से पढ़ रहे होंगे, जो क्वालिटी एजुकेशन दोनों को मिल रहा होगा, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो डिफरेंस इन दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब क्या होता है, एजुकेशन जो है एक्सपेंसिव भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक्सपेंसिव कैसा हो जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन आपको चाहिए तो फ्री में नहीं मिल सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन इज मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, एक्सेप्शन इज मैग्नेट ब्रेन्स, लेकिन उसके अलावा आप क्वालिटी एजुकेशन चाहिए आपको तो आपको पैसे देना पड़ते हैं। ठीक है, तो वो दिक्कतें हैं कि पढ़ भी रहे हैं तो आदमी अगर जो कह सकते हैं कि कम पैसों में पढ़ रहा है तो उसको क्या है, उतनी वो नहीं मिल पा रही है, प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। तो यहां पे गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि आउटपुट क्या आ रहा है फिर डिफरेंट एजुकेशन ग्रुप का, कि जो कह सकते हैं जिनके पास में सही एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, क्या वो अगर जैसे सही एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं, कहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सारी चीजें जो हो रही है, ठीक है, तो क्या वो उतना ही प्रोडक्टिव हो रहा है बच्चा जो वहां से पढ़ के निकल रहा है जितना एक कह सकते हैं प्राइवेट स्कूल में, एक एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ के निकला है। दोनों की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस आ जाता है, स्किल सेट में डिफरेंस आ जाता है कि इसके पास स्किल्स कम होगी, उसके पास स्किल्स ज्यादा होगी। तो ये जो सारी कहानी है, दिस इज सेम फॉर दी हेल्थ केयर ऑल्सो। हेल्थ केयर में भी ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैसा ले रहे हैं तो वो आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो पैसा नहीं ले रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें बड़ी समस्या है। ठीक है, फैसिलिटीज नहीं है अच्छी। तो ये पूरा जो सिनेरियो आप देख रहे हो ना, ये पूरी जो कहानी आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये क्या दर्शाना चाहती है कहानी? ये दर्शाना चाहती है कि अगर आपको ये चेन तोड़ना है कि कह सकते हैं पैसा नहीं है, डिप्राइव सेक्शन से हो, तो आपको इन सारी फैसिलिटीज पे भी कॉम्प्रोमाइज करना है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना होगा ताकि वो सभी को समान प्लेटफॉर्म पे ला सके, समान प्लेटफॉर्म पे ला सके। तो ये गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज रहता है और इसीलिए गवर्नमेंट को अफर्मेटिव एक्शंस लेना पड़ते हैं। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ऑफ दिस काइंड हिंडर द परसुएट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है किन टर्म्स में इनइक्वालिटीज है, मानते हो ना, हेल्थ केयर में है, एजुकेशन में, तो इस तरह की इनइक्वालिटीज क्या करती है, आपको जो आपकी जो परसुएट है किस चीज को लेकर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज को लेकर। ठीक है, हर इंसान चाहता है कि उसे अपॉर्चुनिटी बराबर मिले, लेकिन अब आप देख रहे हो कि एजुकेशन में इनइक्वालिटीज, हेल्थ केयर में इनइक्वालिटीज, तो इसके चलते इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, वो जो इनइक्वालिटीज है, दोज इनइक्वालिटीज आर क्रिएटिंग हिंड्रेंस। तो ये जो है, ठीक है, दिस इशू इज नॉट गोल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इशू इज नॉट ऑफ गोल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी बट द पॉलिसी दैट द स्टेट शुड परस्यू टू अचीव दैट गोल। ये क्रक्स है समझना। मतलब क्या है, आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के थ्रू या फिर कह सकते हैं कि स्पेशल स्पेंडिंग होना चाहिए हॉस्टल्स पे, स्कॉलरशिप्स पे, उसके थ्रू इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो कहा क्या जा रहा है, आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि इनइक्वालिटीज इतनी मल्टी डायमेंशनल है कि आप सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर कर देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बट द पॉलिसी दैट द स्टेट शुड परस्यू टू अचीव दैट गोल मैटर्स। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि आप उन इक्वल अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए जो पॉलिसी बना रहे हो, गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट उन इक्वल अपॉर्चुनिटीज को अचीव करने के लिए जो पॉलिसी बना रही है, वो पॉलिसी अल्टीमेटली मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता है कि रिजर्वेशन सही है गलत है। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि क्या उससे इक्वालिटी अचीव हो पा रही है। अगर इनइक्वालिटी अचीव हो पा रही तो सही है, नहीं हो पा रही तो क्या है, हमें रीथिंक करना होगा उस चीज पे। आया ना समझ में? तो वही आता है कि बहुत सारे सवाल आते हैं कि अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होना चाहिए जिससे सच में इक्वालिटी अचीव हो। ठीक, किसी आप एक पॉलिसी, एक ऑब्जेक्टिव पे स्टिक नहीं हो सकते हो। ठीक है, जो पॉलिसीज हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, क्या उसका इकोनॉमिक और कास्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट है, तो उस डायमेंशन से सोचना होगा आपको। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। तो ये कंटिन्यूस मैटर ऑफ डिबेट के कैटेगरी में आ जाती है। और कि अफर्मेटिव एक्शंस जो है, अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाना चाहिए, नहीं लिए जाना चाहिए, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके अफर्मेटिव एक्शंस लेने से अगर इक्वालिटी अचीव हो रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अच्छे से सुन लो। ये पूरा स्टेटमेंट का मतलब जो पूरा टॉपिक है उसका क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं। अफर्मेटिव एक्शन लिए जाना चाहिए, नहीं लिए जाने चाहिए, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अफर्मेटिव एक्शंस जो आप ले रहे हैं तो वो अगर इक्वालिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं तो खूब लो। ठीक है, सबके हिस्से के अफर्मेटिव एक्शन लो, और अगर आप वो इक्वालिटी स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो तो आपके अफर्मेटिव एक्शंस किसी काम के नहीं है। आगे ना समझ में? तो द अल्टीमेटली द पॉलिसी दैट वी चूज would have to be justified, और हमें जस्टिफाइड करना होगा in terms of their success in making society more egalitarian and fair to all। आगे ना समझ में? ये क्रक्स थे। तो इक्वालिटी की अगर जब बात करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, और ऑन ओकेशंस वी नीड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब आप इक्वालिटी की बात करते हो तो आपको ऑन ओकेशंस यू आर रिक्वायर्ड टू टेक डिफरेंशियल ऑन ओकेशंस यू आर रिक्वायर्ड टू हैव डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और टू ट्रीट पीपल इन अ डिफरेंट वे। आप कैसे ट्रीट करोगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, जैसे जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनका एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स जस्टिफिकेशन एंड केयरफुल रिफ्लेक्शन। तो आप जो भी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दोगे उस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को अगर आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, और एक केयरफुल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, कि उसमें इक्वालिटी दिख रही है अगर, तो काम का है, नहीं तो कोई काम का नहीं। आ गया ना समझ में? देखो ये कहानी समझना जरूरी है। जब आप सबको इक्वली ट्रीट करते हो तो वहां पे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज द प्राइमरी कंसिडरेशन इन प्रमोटिंग इक्वालिटी। इक्वालिटी प्रमोट करना है तो आपको अलग अलग सेक्शन की डिमांड के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, वो जस्टिफाइड होना चाहिए। और वो जो अलग ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, अफर्मेटिव एक्शन अगर ले रहे हो, तो इट शुड बी द केयरफुल रिफ्लेक्शन, इट शुड शो द केयरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ इक्वालिटी। क्लियर हुआ? एक बहुत अच्छा एग्जांपल जैसे अगर आप देखोगे तो ये है, क्या है कि इश्यूज रिलेटिंग टू परस्यूट ऑफ इक्वालिटी हैव बीन रेज्ड बाय वुमेन्स मूवमेंट। तो महिलाओं ने क्या किया है, महिलाओं ने कंटिन्यूअसली आप देखोगे तो लंबे समय तक स्ट्रगल किया है कि उन्हें इक्वालिटी मिलना चाहिए, ठीक है। और ये इश्यूज क्यों उन्होंने उठाए, ठीक है, व्हाई डिड दे रेज्ड सच इश्यूज, ठीक है, बिकॉज दे डिमांडेड सेम राइट्स एज द मेन, ठीक है। जो पुरुष है तो पुरुष के बराबर उन्होंने क्या मांगे, अधिकार मांगे, कि जितने मेल को राइट है उतने फीमेल को भी राइट होना चाहिए, ठीक है। जस्टिफाइड है कि हाँ आप मेल के लिए, मेल के पास जितने राइट है उतने फीमेल के पास होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अब उन्हें राइट मिल भी गए। देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि क्यों आपको क्या करना पड़ता है कि कभी कभी चीजों को एक एक्स्ट्रा कह सकते हैं, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं अफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ती है कि आपने महिलाओं को चलो बाय लॉ तो क्या कर दिया है, इक्वल बना दिया। हाउएवर एज दे एंटर्ड द जॉब मार्केट, तो जब विमेन जो है, तो विमेन जब क्या आती है कि एज दे एंटर्ड द जॉब मार्केट, जब वो मेन और विमेन इक्वली जॉब कर सके, ठीक है, ये अलाउ हो गया। लेकिन जब वो जॉब मार्केट में गई ना, तो दे रियलाइज दैट विमेन रिक्वायर्ड स्पेशल फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज दीज राइट्स, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया कि हाँ काम तो हम कर लेंगे मेल के बराबर, ज्यादा करके दिखा देंगे काम उनसे, लेकिन क्या करना होगा, लेकिन जब जॉब करने गई तो उन्हें समझ में आया कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी चाहिए रहेगी, ठीक है, उन्हें एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट चाहिए रहेगा, उनके लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शंस होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस दे रिक्वायर्ड सम प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी लीव्स। अब मेल तो क्या कह सकते हैं, बच्चा बियर नहीं करेंगे ना, बच्चा तो अल्टीमेटली फीमेल ही बियर करेगी। तो उन्होंने बोला कि ये प्रैक्टिकल है, ये तो क्या कि इक्वालिटी की बात करते हो, हम मेल के बराबर काम तो करेंगे, लेकिन मैटरनिटी लीव्स भी तो चाहिए रहेगी। क्यों? क्योंकि बाय नेचर अगर आप देखोगे तो दे आर गोइंग टू बियर चिल्ड्रन, ठीक है, तो उन्हें मैटरनिटी लीव्स चाहिए रहेगी। क्रचेस इन दी वर्कशॉप, ठीक है, बच्चे होंगे तो बच्चों को भी साथ में संभाल अगर ला रहे हैं वो, तो जैसे कहो ना किंडरगार्टन टाइप से रहता है छोटा सा, तो वो फैसिलिटीज भी चाहिए रहेगी। तब आप कह सकते हैं कि हाँ मेल और फीमेल जो है एक तरह से काम कर पाएंगे, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके लिए आपको कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस भी रखना होगी। आगे समझ में, देयरफॉर स्पेशल कंसिडरेशंस आर वेरी एसेंशियल, और ये स्पेशल कंसिडरेशंस आर द पार्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस, ठीक है। समटाइम्स दे नीड टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली टू एंजॉय द सेम राइट्स एज द मेन। आगे समझ में? तो ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरह से बताता है कि कैसे सिर्फ इक्वल राइट्स दे देने से काम नहीं होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा या फिर कह सकते हैं डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना होगा, उन्हें कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लेना होगा, ताकि उस कह सकते हैं कि जब उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा तब वो सेम फील करेंगी मेल के कंपैरिजन में, ठीक है, मेन के साथ में काम करने में। ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझाई है अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर। हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चैप्टर की अगर आप स्टोरी लाइन को एक बार पूरा अच्छे से समझना चाहोगे ना, तो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। देखो अभी ये जो हमने टॉपिक पढ़ा अफर्मेटिव एक्शन, तो इट वाज द पार्ट ऑफ ब्रॉड हेडिंग दैट हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, ठीक है। तो इक्वालिटी प्रमोट करना, तो आपको सबसे पहले फॉर्मली इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना होगा, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना होगा, आपको अफर्मेटिव एक्शंस लेना होंगे, ठीक है। ये पूरी कहानी हो गई है। लेकिन चैप्टर में हमने और भी मल्टीपल डायमेंशंस देखे कि इक्वालिटी जैसे कहाँ कहाँ चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड पे हमें इक्वालिटी चाहिए रहेगी। हमने ये देखा कि इनइक्वालिटीज कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती, तो आपने इकोनॉमिक लेवल पे देखा, ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स को समझा, इंडिया में जैसे इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है वो समझा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज की समझ अलग अलग स्कूल्स के हिसाब से अलग अलग है। स्कूल मतलब आपके पड़ोस वाला नहीं, स्कूल यानी थॉट, स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो जैसे आप आइडियोलॉजीज को समझोगे तो मार्क्सिज्म जो है, सोशलिज्म जो है, तो उनकी अलग सोच है इनइक्वालिटी को लेकर, ठीक है। वही आप लिबरलिज्म के हिसाब से देखोगे तो इनइक्वालिटी को वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब जैसे जेंडर के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो फेमिनिज्म जो आइडियोलॉजी है वो उससे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। और ये सारी चीजें आपने जो पढ़ी है चैप्टर में, अब आपको क्या करना है, आपको इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है अपने
कह सकते हैं अपने स्फीयर में, अपने आजू बाजू में, आपके आजू बाजू जो भी हो रहा है चीज़ें, उन्हें उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करना है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या इक्वल है, नहीं है, क्या जो हमने इक्वलिटी के डायमेंशंस पढ़े उससे हम कहीं चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तब आप धीरे धीरे इस सब्जेक्ट में डूबते चले जाओगे, बहुत गहराई में चले जाओगे। आगे समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको ये सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।